नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शांतना चकमा, ऑप्शन नंबर बी है शुक्लाचरण नौतिया, ऑप्शन नंबर सी है सुशांत चौधरी और ऑप्शन नंबर डी है माणिक साहा। दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार श्री माणिक साहा ने शपथ ली है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे तो माणिक साहा ने 16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में साहा और 8 अन्य विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और साथ ही आईपीएफटी से शुक्लाचरण नौतिया ने मंत्री पद की शपथ ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन केवल के एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय वायुसेना और ऑप्शन नंबर सी है भारतीय थल सेना, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन केवल के एक्सरसाइज ट्रोपिक्स 2023 का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़े और विस्तार से समझेंगे। ऑपरेशन केवल के एक्सरसाइज ट्रोपिक्स 2023 का समापन इस सप्ताह अरब सागर में हुआ है। भारतीय नौसेना ने कहा है इस अभ्यास में लगभग 75 भारतीय नौसेना जहाज़ों, 6 पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों ने भाग लिया। अंतिम संयुक्त चरण के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया और यह एक्सरसाइज 4 महीने की अवधि में हिंद महासागर क्षेत्र के विस्तार में आयोजित की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ऑप्शन नंबर ए है उधमपुर, ऑप्शन नंबर बी है राजौरी, ऑप्शन नंबर सी है डोडा और ऑप्शन नंबर डी है किश्तवाड़। दोस्तों हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज डोडा जिले में फहराया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इसको भी थोड़े विस्तार से समझते हैं। जम्मू और कश्मीर में सेना ने 9 मार्च को पहाड़ी डोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। डोडा जिले में सबसे ऊंचे तिरंगों को जीओसी द्वारा फहराया गया है, जो कि 100 फीट ऊंचा है। समारोह के दौरान जीओसी ने कहा कि झंडा चिनाब क्षेत्र के उन अनगिनत सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही अगर डोडा जिले की बात करें तो यह जम्मू संभाग का एक जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी है घाना, ऑप्शन नंबर सी है अजरबैजान और ऑप्शन नंबर डी है आर्मेनिया। दोस्तों हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाएं प्रदान करने वाला देश कोलंबिया बना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़े और विस्तार से समझेंगे। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं खोल दी है। पिछले महीने फरवरी में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं के एक दल को भर्ती किया गया है। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्षों के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। इस वर्ष अधिकारियों ने समान आयु सीमा में महिलाओं को स्वेच्छा से सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। कोलंबिया एक दक्षिणी अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी बोगोटा है और साथ ही वहाँ की मुद्रा की अगर हम बात करें तो उसकी मुद्रा हो जाएगी कोलंबियाई पेसो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है एशियाई विकास बैंक द्वारा। दोस्तों हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल मिशन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़े और डिटेल में समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि केंद्रीय बैंक स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों की मदद से देश भर में 75 गाँवों को डिजिटल भुगतान के साथ साथ सक्षम बनाने के लिए 75 डिजिटल गाँव का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के दौरान हुई है। इसके साथ ही हर पेमेंट डिजिटल मिशन को भी लॉन्च किया है। इसके तहत भुगतान प्रणाली संचालन देश भर के गाँवों को गोद लेंगे
और साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है। दोस्तों, हाल ही में मेघालय के सीएम के रूप में दूसरी बार कोनराड सांगमा ने शपथ ली है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको भी थोड़े और डिटेल से समझेंगे। भारत के उत्तरी पूर्व राज्य मेघालय के सीएम के रूप में नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड सांगमा ने लगातार दूसरी बार शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की और साथ ही मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई, जिसमें एनपीपी के प्रिस्टोन टायनसांग और भाजपा के अलेक्जेंडर लालू हेक शामिल थे। प्रिस्टोन टायनसांग और इसनियाओ भालंगधर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। दोस्तों, हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो ने शपथ ली है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसको भी थोड़े और डिटेल से समझेंगे। एनडीपीपी लीडर नेफ्यू रियो ने अपने 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनको राज्यपाल ला गणेशन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही टी.आर. जेलियांग और वाई पैटर्न ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। गौरतलब है कि एनडीपीपी बीजेपी संगठन ने हाल ही में संपन्न हुए राज्य के विधानसभा चुनाव के 60 सदस्यीय सदन में 37 सीटें हासिल की थी। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई लोगों ने शिरकत की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। दोस्तों, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर से शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़े और डिटेल से समझेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में चीन की पीपुल्स पार्टी की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नेशनल पीपल्स कांग्रेस में शी जिनपिंग को शीर्ष नेता चुन लिया गया था। शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुनने के पक्ष में रिकॉर्ड 2952 मत पड़े, वहीं विरोध में एक भी मत नहीं पड़े। शी जिनपिंग वर्ष 2013 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट बने थे। इसके साथ ही उन्हें चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में रामचंद्र पौडेल को तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़े और डिटेल से समझेंगे। नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में रामचंद्र पौडेल ने जीत हासिल की है और उन्हें नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। पौडेल ने इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेगवांग को हराया है और साथ ही वह मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। नेपाली राष्ट्रपति के चुनाव में पौडेल को 33,802 वोट हासिल हुए, वहीं उनके प्रतिद्वंदी पार्टी को 15,518 वोट मिले। वह 1999 से 2002 तक नेपाल के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी है त्रिवेंद्रमपुरम, ऑप्शन नंबर सी है श्रीनगर और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। दोस्तों, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसका आयोजन त्रिवेंद्रमपुरम में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 केरल में त्रिवेंद्रमपुरम के पौडेल मिलिट्री स्टेशन में 7 और 8 मार्च 2023 को आयोजित किया जा रहा है। इसके आयोजन का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है।